हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति पांडे। वेलकम टू आईज पॉइंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट विज्ञान के प्रश्नों पे जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर आप इन्हीं वीडियो को अच्छे से देखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक तरीके से टेस्ट सीरीज़ टाइप में हो जाएगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आप आंसर लिखते जाइए और फिर आप देखिए कि आपके कितने आंसर्स सही हैं, कितने आंसर्स गलत हैं। अपना बिल्कुल ऑनेस्टली सेल्फ एवैल्यूएशन कीजिए जिससे कि आपको पता चले कि हाँ, आपने कितनी पढ़ाई की है। और आपको अगर कुछ रह गया है तो उसे फिर से रिवाइज़ कीजिए। जैसे ये वीडियो आपने देख ली, इसमें कितने आंसर्स गलत हैं आपको पता चल जाएगा। आप इस वीडियो को 2 बार देख लें तो दूसरी बार के बाद आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। देखिए 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला, तरंग के समान। दूसरा, कण के समान। तीसरा, तरंग एवं कण दोनों के समान। एवं चौथा है, तरंग एवं कण के समान नहीं। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आंसर होगा। आपके पास 5 सेकेंड है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा बिल्कुल नहीं। तो फिर आंसर क्या है? तरंग एवं कण दोनों के समान। जी हाँ, तो जो प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है ना, वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? वैसे ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा है तो आप ज़रूर इसका जवाब दे पाएंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, प्रकाश का विवर्तक या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। आपके पास 5 सेकेंड है, आप इसके आंसर्स को लिखिए। क्या है? ये है इसका आंसर, प्रकाश का अपवर्तन। नहीं, ये तो गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन। नहीं, ये भी गलत है। प्रकाश का परावर्तन। तो इसका आंसर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से क्या सिद्ध होता है? यदि प्रकाश में ध्रुवण की घटना हो रही है तो उससे क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे जो हैं वो क्या हैं? तीक्ष्ण हैं, प्रगामी हैं, अनुप्रस्थ हैं या फिर अनुदैर्ध्य हैं? तो चलिए बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के। आइए देखते हैं। तीक्ष्ण हैं? नहीं, तीक्ष्ण तो नहीं है। अनुदैर्ध्य भी नहीं है। अनुप्रस्थ हैं। तो ये तरंगे कौन सी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य लगभग 4 इंटू या 4 गुणे 10 के पावर 26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा होगा? क्या उसका द्रव्यमान 4 गुणे 10⁻7 kg सेकेंड माइनस 1 से कम होगा, या फिर 4 गुणे 10⁻9, या फिर 4 गुणे 10⁻11, या फिर 4 गुणे 10⁻13? आप इसका आंसर बताइए। आप लोगों को पता है क्या इसका आंसर? तो ज़रूर इसका क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या ये है? नहीं, इसका आंसर तो ये नहीं है। सेकंड ऑप्शन, तो इसका आंसर ये भी नहीं है। वैसे ये लग तो रहा था कि इसका आंसर हो सकता है ना, लेकिन ये नहीं है। इसका आंसर क्या है? 4 गुणे 10⁻9 किलो जूल सेकेंड माइनस 1। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? अच्छा, ये आंसर किसको किसको पता है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए तो, कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने या फिर माइकलसन ने? तो ये जानते हैं, गैलीलियो ने किया था? नहीं, तो बिल्कुल नहीं। माइकलसन ने? नहीं।
न्यूटन ने भी नहीं किया था, तो फिर किसने किया था? रोमर ने किया था। ओके, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने किया था। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अब आप इसका आंसर बताइएगा। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन, या फिर चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अमावस्या के दिन होता है। तो जो सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या के दिन होता है। वैसे काफ़ी सारे लोगों को ये लगा होगा ना कि चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, लेकिन नहीं, इसकी आंसर गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो ये जानते हैं कि जो काटा हुआ हीरा है आखिर क्यों जगमगाता है। अगर आपको इसका आंसर पता है ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे 4 कारण दिए गए हैं। इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर कुछ अन्य निहित गुणों के कारण। तो ये जानते हैं। हम पहले चौथा ऑप्शन लगाते हैं। नहीं, ये तो गलत है। तो ये दूसरा लगाते हैं। प्रकाश के शोषण के कारण भी नहीं होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? क्योंकि उसमें जो परावर्तन है वो पूर्ण रूप से आंतरिक होता है। नेक्स्ट है आपका, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो 4 कारण दिए हुए हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये जानते हैं कि आखिर क्यों है। पहला टिक करें, प्रकाश के परावर्तन के कारण। नहीं, ये तो गलत है। तो चलिए दूसरा देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसका आंसर क्या है? यदि किसी पानी से भरे किसी बर्तन में कोई भी सिक्का है तो वो थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है ना हमें, तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आगे चलते हैं। पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। आपने देखा होगा ना, जो पानी में पैर लटका के बैठे हुए व्यक्ति हैं उन्हें उनका पैर थोड़ा छोटा दिखाई देता है। यदि आप हाथ बाल्टी में डालते हैं, अच्छा आपने ये चीज़ इमेजिन की होगी, ठंडी के मौसम में बहुत से लोगों ने इमेजिन की होगी ना कि अगर मान लीजिए हमें हाथ धोना है तो हम सोचते हैं ना कि बाल्टी बहुत गहरी होगी, हमारे तो हाथ भीग जाएंगे, तो हम कॉलर काफ़ी ऊपर चढ़ा लेते हैं। शर्ट या फिर कुछ भी पहना हो आपने तो कॉलर काफ़ी ऊपर, क्योंकि ठंडी के मौसम में तो सभी फुल कपड़े पहनते हैं ना, तो हम काफ़ी ऊपर चढ़ा लेते हैं। क्यों? ताकि हमारा हाथ भीगे ना। बट जब हम बाल्टी में हाथ डालते हैं तो काफ़ी जल्दी सामान निकल आता है और हमारा हाथ काफ़ी छोटा भी नज़र आता है। तो आखिर ये क्यों नज़र आता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, या फिर परिक्षेपण के कारण। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो आइए देखते हैं। परिक्षेपण के कारण। नहीं, ये तो गलत है। परावर्तन के कारण? बिल्कुल नहीं। विवर्तन के कारण? अरे ये भी गलत हो गया। तो फिर सही क्या है? तो सही है अपवर्तन के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। अच्छा, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है? आप सीडी देखें, सीडी कैसेट जो पहले आती थी, डीवीडी और सीडी ड्राइव आते थे ना, उसमें ही मूवीज़ के कैसेट आते थे और लोग देखते थे मूवीज़। तो उसमें जब आप धूप में या उसे उजाले में ले जाके देखें तो उस पर काफ़ी सारे पूरे इंद्रधनुष के कलर्स दिखाई देते थे। तो आखिर क्यों, इसकी व्याख्या किस तरीके से की जा सकती है? तो ये जानते हैं। परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पे, परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पे, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पे, या फिर अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पे। तो यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पे। ठीक है, आगे चलते हैं। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो वातावरण में जो प्रकाश का विसरण यानी होता है फैलाव, आखिर किस वजह से होता है? तो बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, धूल के कणों की वजह से,
हीलियम की वजह से या फिर इनमें से किसी की भी वजह से नहीं होता है। जैसे हीलियम तो जहाँ तक लग रहा है आंसर नहीं होगा, और उपयुक्त में से कोई नहीं भी नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? धूल के कणों की वजह से। आपने देखा होगा ना, कभी अगर मान लीजिए घर में कोई छोटा सा होल हो कहीं, जैसे छत पे लोग बनवाते हैं ना चौकोर जैसा, तो आप अगर उसमें से देखेंगे, या फिर खिड़कियाँ पूरी बंद कर दीजिए, थोड़ी सी खुली रखिए, तो जो प्रकाश की रेखा आएगी आप उसे ध्यान से देखेंगे तो उसमें धूल के बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी कण होते हैं ना। तो इन्हीं के कारण प्रकाश जो है वो विसरित होता है। आगे चलते हैं। चंद्रमा सतह पर एक प्रेक्षक को दिन में समय आकाश किस रंग का दिखाई देगा? बताइए। हल्का पीला दिखाई देगा, नीला, नारंगी या फिर काला दिखाई देगा? तो ये जानते हैं कि क्या दिखाई देगा? पीला दिखाई देगा? नहीं, नीला तो यहाँ पे भी दिखाई देता है। अब यहाँ से तो कुछ अलग ही दिखाई देगा ना। नारंगी तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे सकता, तो काला दिखाई देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है। देखिए, जब एक गोलाकार वायु का बबल है, मान लीजिए वो किसी कांच के टुकड़े से अंतः स्थापित है। मान लीजिए आपने जो बबल्स हम फुलाते थे ना, वो फुलाया, वो जाके शीशे से चिपक गया और वहाँ से एक प्रकाश की किरण गुजर रही है, तो वो जो बुलबुला है वो किस तरीके से बिहेव करेगा? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, समतल अभिसारी लेंस या फिर समतल अपसारी लेंस की तरह? तो बताइए किसकी तरह उपयोग करेगा? अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। क्यों प्रयुक्त किया जाता है यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश? बताइए। इसलिए कि खून का रंग लाल है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो काफ़ी वियर्ड रीज़न हो गया ना। या फिर प्राणी, जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं? नहीं, हम तो कई सारे रंग पहचान सकते हैं, तो ये भी गलत है। लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। ऐसे ये तो सही लग रहा है, और यही इसका आंसर भी है कि यातायात सिग्नलों में लाल रंग इसीलिए उपयुक्त किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी कम परिक्षेपित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? क्या अधिक गहराई के कारण प्रतीत होता है, कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या फिर जल के नीले रंग के कारण, या फिर जल की ऊपरी सतह के कारण? तो बताइए, इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर होगा आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है, किरणें एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है या फिर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आपको यदि इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो ये जानते हैं क्या करता है आखिर? तो ये किरणें फैलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। कैसे निर्धारित होता है प्रकाश का रंग? आयाम से, तरंग दैर्घ्य से, तीव्रता से या फिर वेग से? तो बताइए, आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आखिर कैसे निर्धारित होता है। तो ये निर्धारित होता है तरंग दैर्घ्य से। ठीक है, आगे चलते हैं। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे किस तरीके से करता है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस? यदि पानी में कोई हवा का बुलबुला रखा जाए तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा? उत्तल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस की तरह? यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, तो ये अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। आगे चलते हैं। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? बताइए, यदि आपको इसका आंसर पता है तो ये समांतर किरण पुंज हैं। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का जो प्रकाश प्राप्त करते हैं, ना तो वो अपसारी है, ना वो अभिसारी है, ना वो बेतरतीब है, वो समांतर होते हैं।
आइए ये जानते हैं डाईऑप्टर किसकी इकाई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। डाईऑप्टर किसकी इकाई है बताइए। लेंस की क्षमता की इकाई है, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, या फिर ध्वनि की तीव्रता की। देखिए भले ही आपने इसे अच्छे से नहीं पढ़ा हो, परंतु क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको ना कुछ कम टाइम में ज़्यादा सोचने की ये जो कहते हैं ना मानसिक क्षमता, ये थोड़ी सी वैसी हो जाए, ताकि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आप अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए। भले गलत हो, आपको कुछ सीखने को तो मिलेगा ना। तो बताइए क्या होगा, डाईऑप्टर किसकी इकाई है। तो डाईऑप्टर इकाई है लेंस की क्षमता की। किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता की। आगे चलते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, या फिर 4 डायोप्टर। बताइए धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। आगे चलते हैं। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेमी है, तो उसकी क्षमता होगी, इसका आंसर बताइए। +2D, +4D, -2D, या फिर -4D। क्या होगी इसकी क्षमता। तो इसकी क्षमता होगी +4D। आगे चलते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। +2D, -2D, -4D, या फिर +5D। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा +5D। आगे चलते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस की दूरी कितनी होगी। बताइए यदि आपको इसका आंसर पता है तो। ऑप्शंस हैं 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, या फिर 2 सेंटीमीटर। बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका है 50 सेमी फोकस दूरी होगी। आगे चलते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। तो बताइए कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आखिर कितनी होती है। 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, या फिर 25 सेंटीमीटर। लिखिए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए जानते हैं। इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। सो आज का हम सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। यदि बहुत ज़्यादा गलत हैं तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखें, ताकि वो आंसर बिल्कुल आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएँ। अगर सारे सही हैं तो वेरी गुड, ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।